बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी सोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन विद डायरेक्शनल बाउंड्री कंडीशंस, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम आज एक स्ट्रेच स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है जी एल, 0 to L, उसकी वाइब्रेशंस कैलकुलेट करेंगे, जबकि उसके दोनों एंड्स क्या हैं, फिक्स्ड हैं। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट गिवन है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। इस तरह से भी स्टेटमेंट गिवन हो सकती है। किसी भी तरह से हो, अल्टीमेटली वी नो दैट कि हमारी प्रॉब्लम इस तरह से होगी। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। जो मेथड आज हम इस्तेमाल करेंगे वो है जी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और इसके लिए सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे सोल्यूशन u ऑफ एक्स टी, x ऑफ x, t ऑफ t, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारे पास इस वक्त वेव इक्वेशन मौजूद है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है जी u, और डेरिवेटिव है x और t के रिस्पेक्ट से। ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो मतलब जो सोल्यूशन फंक्शन आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आएगा, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस के लिए आएगा, वो ये फंक्शन होगा। ठीक है, उसे हम पहले ही लेट कर लेते हैं, विच इज़ द क्राइटेरिया ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन, ये सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेते हैं, और ये जो हमारे पास इक्वेशंस मौजूद हैं इन्हें नाम दे लेते हैं 1, इन्हें 2 का नाम दे लेंगे, इन्हें 3 और 4 का नाम दे लेंगे। ठीक है, दोबारा वैसे सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन लिखें और उन इक्वेशंस को दोबारा लिख लें, हम टाइम सेव करने के लिए नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करना है। इसके लिए इसको 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट से, और 2 बार t के रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से 2 बार। ठीक है, x पे डिपेंड कर रहा है ये फंक्शन, इसको इस तरह से लिख लेंगे x प्राइम और t कांस्टेंट। दोबारा से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डबल प्राइम t ऑफ t। ठीक हो गया, 1 का नाम दे लें। t की रिस्पेक्ट से करेंगे, u t पे डिपेंड कर रहा है, u t x ऑफ x एज इट इज़, t प्राइम ऑफ t। फिर दोबारा से कर लेंगे डबल t x ऑफ x एज इट इज़ एंड t डबल प्राइम ऑफ t। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे यू एक्स एक्स था, पुट कर लेंगे x डबल प्राइम t। राइट हैंड साइड पे है 1 ओवर c और t डबल प्राइम x, t डबल प्राइम। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, x डबल प्राइम ओवर x, और ये t इस तरफ आ जाएगा 1 ओवर c स्क्वायर t डबल प्राइम ओवर t। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड कर रही है और राइट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ t पे डिपेंड कर रही है। अगर हमारे पास एक जनरली ले लें कि इस तरह से लिखा हुआ हो, हम इन्हें इस तरह लिख दें, तो यहाँ पे 1 आ गया। ये इनकी कॉमन रेशियो या फिर कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ये ना तो x पे डिपेंड करे ना t पे डिपेंड करे। यही बात यहाँ पे की गई है कि ये जो इनकी कॉमन वैल्यू है, चूँकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इनकी कॉमन वैल्यू x और t में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो एक कांस्टेंट होगी, जिसे हम लेट कर लेते हैं कि ये एक k के इक्वल है। इसको k के इक्वल रख लेते हैं, k के इक्वल रख दिया। अब इससे हमारे पास जो है 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगी। वो लिख लेते हैं, एक बार इसे इसके इक्वल और एक बार इसे इसके इक्वल रख के लिख लेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन और फिर सब्ट्रैक्शन सिंपली, माइनस एक्स के इज़ इक्वल्स टू 0। अब इन्हें ये डिनोमिनेटर में है, ये इस तरफ चले जाएंगे, सी स्क्वायर के टी डबल प्राइम माइनस सी स्क्वायर के टी इज़ इक्वल्स टू 0। इसे 6 का नाम दे लें, इसे 7 का नाम दे लें। अब देखें, हमारे पास ODEs आई हैं, तो हमारे पास जो कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशंस, वो भी सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए, बल्कि जबकि ये तो मल्टी वैल्यूड हैं। हम ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 5 में बाउंड्री कंडीशंस इस्तेमाल करके उन्हें भी सिंगल वैल्यूड बना लेंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 2 में से अभी पहले वाली को कर लेते हैं। ये हमारे पास 5 है, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दें, इसकी वैल्यू 0। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए t ऑफ t तो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर इसे 0 रखा तो जो हमने सोल्यूशन ये लेट किया है ये 0 आ जाएगा। ये 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि x ऑफ 0 इज़ इक्वल्स टू 0 होगा। इसी तरह से अब हम सेकंड वाली को इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हमारे पास थी जी u ऑफ l t इज़ इक्वल्स टू 0। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे l पुट कर दें, ये साइड 0 के इक्वल है। अगेन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए t ऑफ t 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है x ऑफ l 0 है। इसे 3 का नाम दे लें, इसे 4 का नाम दे लें। अब हमने इन ODEs को सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले k के 3 केसेस हैं। कांस्टेंट जो हमने लिया है, कांस्टेंट या तो 0 के इक्वल हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है। इन तीनों केसेस को लेंगे और इन ODEs को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं फर्स्ट केस की तरफ, व्हेन k इज़ इक्वल्स टू 0।
इक्वेशन नंबर 6 में जहाँ पे के है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करें, ये ख़त्म, ऑक्सिलरी इक्वेशन, रूट्स, दो रूट्स, रिपीटेड वेयर रूट्स, सोल्यूशन फर्स्ट कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल फर्स्ट रूट, सेकेंड कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल की पावर में ये रिपीटेड है, यहाँ पे x आएगा, ये भी 1, ये भी 1, फाइनली सोल्यूशन इज a1 प्लस b1x। ठीक हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लें रोमन में। ठीक है, इसके बाद इसमें हमने कंडीशन इस्तेमाल करनी है, x ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दें, ये तो 0 हो गया, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, a1 क्या आ गया हमारे पास 0। सो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या बन जाएगी, x ऑफ x इज इक्वल्स टू b1x। अब दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, x ऑफ l इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे x है वहाँ पे l पुट कर दें, ये 0 के इक्वल है, b1 l, l तो लेंथ 0 के इक्वल नहीं होगी, अदरवाइज स्ट्रिंग ही ख़त्म हो जाएगी, इसका मतलब है b1 0। सो सोल्यूशन बन जाएगा जी x ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ ए ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर इस सोल्यूशन को इस सपोज सोल्यूशन में पुट करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ हमें सोल्यूशन जो ऑब्टेन होगा वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, जो कि हमें सिस्टम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। सो इसका मतलब है कि k इज़ इक्वल्स टू 0 वर्क नहीं करेगा। बढ़ते हैं केस नंबर 2 की तरफ, जब k पॉजिटिव होगा। सेट कर लेते हैं कि k लैम्डा स्क्वायर के इक्वल है, लैम्डा 0 के इक्वल नहीं है, लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब लेस देन 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक हो गया, जब लैम्डा लेस देन 0 होगा तो स्क्वायर की वजह से वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि k हमेशा इस लैम्डा स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही रहेगा। 0 का केस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम ऑलरेडी k इज इक्वल्स टू 0 का केस डिस्कस कर चुके हैं। सो k इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर इक्वेशन नंबर 6 में जो हमारे पास x ऑफ x की इक्वेशन थी उसमें पुट कर लेंगे। उसमें पुट किया तो यहाँ पे इसकी जगह पे माइनस लैम्डा स्क्वायर, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली m स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, m स्क्वायर इस तरफ रख लिया, ये इधर जाके प्लस का हो गया, अब स्क्वायर रूट ले लिया तो साथ आ गया प्लस माइनस और स्क्वायर वानिश हो गया। जनरल सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 6 का लिख लेंगे। अब हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट है, तो सोल्यूशन लिखने का ये तरीका है, फर्स्ट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल की पावर में फर्स्ट रूट विच इज़ पॉजिटिव लैम्डा, फिर एक्सपोनेंशियल की पावर में दूसरा रूट विच इज़ नेगेटिव लैम्डा और सेकंड कांस्टेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लें, इसमें अब हम फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, x ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। सो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर लें, यहाँ पे जस्ट सिंपली 0 पुट किए हैं। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी इसे। सो सिंप्लीफिकेशन में ये देखें e की पावर में 0, तो वो मतलब e की पावर 0 1 और ये भी 1 हो गया, ख़त्म हो गई, तो हमारे पास a2 प्लस b2 ही बच गया। 7 का नाम दे लें, सेकंड कंडीशन इस्तेमाल कर लेंगे, x ऑफ l इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 6 में। ठीक हो गया, ये जो अभी हमने सोल्यूशन फाइंड किया जनरल में। सो यहाँ पे x है वहाँ पे अब l लिख देंगे जहाँ जहाँ पे x था, और सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू ऑब्वियसली इट इज़ इक्वल्स टू 0, तो इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे लेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन आ गई, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना रही है और दोनों इक्वेशंस क्या हैं, होमोजीनियस हैं। अगर हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम मौजूद हो तो हम चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आए। ठीक है, सो लेकिन यहाँ पे देखें, जब हमें चाहिए यहाँ पे वैल्यूज़ a2 और b2 की, तो इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं हमारे पास, इस इक्वेशन में 1 है जो हमने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे है हमारे पास e लैम्डा और e की पावर माइनस लैम्डा जो हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो वो 0 के इक्वल नहीं आया। सो इसका मतलब है कि a और b दोनों हमारे पास क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। अगर तो ये 0 के इक्वल आ जाता तो फिर ये 0 के इक्वल नहीं आने थे कांस्टेंट। अब चूंकि a2 और b2 0 हैं, इन्हें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो भी ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, मतलब x ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर x ऑफ x 0 है तो जो हमने सोल्यूशन लेट किया हुआ है इक्वेशन नंबर 5 की फॉर्म में, ठीक है, ये x ऑफ x यहाँ पे 0 हो गया, तो हमारा सोल्यूशन तो ट्रिवियल हो जाना था। अगेन केस जब k पॉजिटिव था ये भी किसी काम नहीं आया, क्योंकि इससे भी हमें ट्रिवियल सोल्यूशन u ऑफ x t ही ऑब्टेन हुआ है। सो चले बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ, व्हेन k इज नेगेटिव। सो केस नंबर 3 में हम लेट कर लेते हैं कि k इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर। देखिए लैम्डा स्क्वायर की वजह से सारी की सारी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आएंगी, लेकिन जब वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो k लेस देन 0 हो जाएगा।
k इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा स्क्वायर इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर लेते हैं। जहाँ पे k था उसकी जगह पे माइनस लेमडा स्क्वायर पुट कर लेते हैं। सो माइनस माइनस प्लस एंड लेमडा स्क्वायर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। और फिर माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस को इस तरफ ले गए। अब स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। हमें पता है कि जब रूट्स कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी हो तो उसका सोल्यूशन इस तरह से लिखा जाता है। अगेन इसी तरह से 7 में भी हम k इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा स्क्वायर पुट कर लेंगे और सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। बस इतना सा फ़र्क है कि इसमें लेमडा x और इसमें लेमडा ct है। ठीक हो गया। इन्हें इक्वेशन नंबर 8 और 9 का नाम दे लेते हैं। अब इक्वेशन 8 और 9 को इक्वेशन नंबर 5 में इस्तेमाल कर लेंगे। एक्स ऑफ एक्स की जगह पे इक्वेशन नंबर 8 लिख ली और टी ऑफ टी की जगह पे इक्वेशन नंबर 9 लिख ली। अब हम इस्तेमाल करेंगे बाउंड्री कंडीशन विच इज़ u ऑफ 0t इज़ इक्वल्स टू 0। तो जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में एक्सेस है हम वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। u ऑफ 0t इज़ इक्वल्स टू 0 है। इसके अलावा देखें कॉज अगर ये लैम्डा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। कॉज 0 इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन 0 0 हो जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a3 और ये सारी की सारी ब्रैकेट एज इट इज़ लिख देंगे। अब अगर a3 को 0 करें तो भी ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर इस ब्रैकेट की टर्म्स को 0 कर दें तो भी ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन हम इस ब्रैकेट को 0 नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमने अभी सोल्यूशन फाइंड किया है इसमें ये ब्रैकेट मौजूद है। ठीक है, अगर हम इस ब्रैकेट को 0 कर देंगे मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो सोल्यूशन फिर से ट्रिवियल हो जाएगा और पहले भी 2 केसेस में हमें ट्रिवियल सोल्यूशन ही ऑब्टेन हुआ है। तो इस बार हम चाह रहे हैं कि हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑब्टेन हो तो उसके लिए हम लेट कर लेंगे कि a3 क्या है हमारे पास 0 है और ये सारी की सारी ब्रैकेट 0 नहीं है। सो a3 इज़ इक्वल्स टू 0। अगर अब हम इस a3 को इसमें सब्सटीट्यूट कर लें तो हमारा सोल्यूशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये टर्म ख़त्म हो जाएगी और ये टर्म्स बच जाएंगी। सो लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। b3 को a4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक और कांस्टेंट आ जाएगा। जब कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम उसे लेट कर लेते हैं कि वो a है। इसी तरह से जब b3 को b4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा जी b और साइन ऑफ लेमडा ct। हमने सिर्फ कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई किया है, इस टर्म को मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक हो गया। सो ये अब तक का हमारा मोस्ट सिंप्लीफाइड सोल्यूशन है। अभी हमने एक कंडीशन इस्तेमाल की है बाउंड्री कंडीशन, दूसरी इस्तेमाल करना बाकी है। सो अभी u ऑफ एल टी इज़ इक्वल्स टू 0 ये वाली कंडीशन इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके लिए ये करेंगे कि जहाँ जहाँ पे अब इस इक्वेशन में x है वहाँ पे l सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब देखिए ये टर्म u ऑफ एल टी 0 के इक्वल है। सही हो गया। ये साइड सारी की सारी दोबारा लिख देंगे एज इट इज़। अगेन देखिए अब ये टर्म 0 हो सकती है, ये टर्म भी 0 हो सकती है, फिर ये इक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। अगर हम इस ब्रैकेट को 0 करेंगे तो अगेन जो सोल्यूशन हमारे पास अभी तक आ रहा है ये वाला, इसमें इस ब्रैकेट की जगह पे 0 आ जाएगा। सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो हम लेट करेंगे कि ये ब्रैकेट 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि इस टर्म को 0 होना पड़ेगा तभी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। सो वी विल टेक साइन ऑफ लेमडा एल इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिल सकती है। इसके लिए हम दोनों तरफ साइन इन्वर्स ले लेंगे। ठीक है, साइन इन्वर्स ऑफ 0 और साइन 0 कहाँ कहाँ पे होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n पाई। ठीक हो गया। सो यहाँ पे आ जाएगा n पाई और लेमडा l। अगेन लेमडा चाहिए, लेमडा इसी तरफ रख लेंगे n पाई ओवर l। अब हमने देखना है कि n की क्या वैल्यूज़ होंगी। जब n 0 होगा तो हमारे पास लेमडा भी 0 हो जाएगा। फिर इसका मतलब है कि k इज़ इक्वल्स टू लेमडा इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जो केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसके मामले में हमें ट्रिवियल सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ था। तो इस वजह से हम n 0 नहीं देंगे। इसके अलावा n के लिए वैल्यूज़ जो चूज़ की जा सकती हैं वो है +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। लेकिन जब हम ये साइन से हमने ऑब्टेन किया है ना लेमडा की वैल्यू, तो देखिए जब हम लेमडा की पॉजिटिव वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे। और फर्स्ट करें अगर इसकी जगह पे नेगेटिव वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास आ जाता होता है माइनस साइन ऑफ थीटा। एसेंशियली सेम रिजल्ट्स हमें ऑब्टेन होंगे, जस्ट थोड़ा सा चेंज होगा जो कि एक माइनस साइन का होगा। तो इस वजह से हम ये करेंगे कि n के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। मतलब n होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। अब n की अगर डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी तो ओबियसली n की भी डिफरेंट n वैल्यूज़ आएंगी
और अगर हमारे पास लैम्डा की n वैल्यूज़ होंगी तो ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंगली हमारे पास सोल्यूशन भी कितने आएंगे, n नंबर ऑफ सोल्यूशंस आएंगे। ठीक है, सो अब हम ये कर लेते हैं कि लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये अभी तक का जो हमारा मोस्ट सिंप्लीफाइड सोल्यूशन था जिसे हमने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ था, तो इसमें दोबारा से अब हम लैम्डा की जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जो है हमारे पास n पाई बाई l। तो लिख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे ए एन और बी एन भी लिखा है क्योंकि जब डिफरेंट लैम्डास होंगे सॉल्यूशंस डिफरेंट आएंगे, कांस्टेंट की वैल्यूज़ भी क्या होंगी, वो डिफरेंट ही आएंगी, तो इस वजह से एन नंबर ऑफ कांस्टेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। अब हमने इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल कर लें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर हमारे पास एक ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, देखिए n नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, n1 होगा एक सॉल्यूशन, n2 होगा एक सॉल्यूशन, n नंबर ऑफ सॉल्यूशन हैं, तो जब हम उन सॉल्यूशंस को ऐड कर लें यानी उनका सम फाइंड कर लें तो वो भी उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक हो गया, सो हम अगर इनको ऐड कर लें, ये जो हमारे पास है सॉल्यूशंस, सो हमारे पास एक और आंसर आएगा, वो भी गिवन पीडीई का एक सॉल्यूशन होगा। सो अभी बस इसकी जगह पे दोबारा इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस थी, एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी और एक इनिशियल वेलोसिटी थी। समझदारी इसी में है कि पहले हम होमोजीनियस इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करें, बाद में नॉन होमोजीनियस इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल कर लें। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 हम इस अपनी गिवन इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 4 को इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टी के। सो एवेलुएट कर लेते हैं जी डेरिवेटिव को। सो u t पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे t आ जाएगा, x t समीशन एज इट इज़ एंड इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ये तो कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा बिकॉज ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अब ब्रैकेट में जो टर्म मौजूद है उनका डेरिवेटिव ले लेते हैं। कॉस का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन, और ये सारी की सारी टर्म एज इट इज़ एन पाई सी टी ओवर एल। इसके बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा एन पाई सी ओवर एल। ठीक हो गया, इसी तरह से इस टर्म का कैलकुलेट कर लेंगे, ये होगा हमारे पास बी एन एज इट इज़ और साइन का डेरिवेटिव कॉज और ये ब्रैकेट एज इट इज़ और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव एन पाई सी ओवर एल। ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब हम इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल कर लेंगे, यू टी ऑफ एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। सो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट ज़ीरो लिख देते हैं और इस तरफ जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पर ज़ीरो लिख देंगे। सही हो गया, सो ये अगेन एज इट इज़, यहाँ पे टी की जगह पे जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, तो ये टर्म हम लिखते ही नहीं है। फिर प्लस इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी एन कॉज ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू 1, और ये सारी की सारी टर्म एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, कांस्टेंट पहले भी लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए बेसिकली कांस्टेंट बी एन की वैल्यू, लेकिन ये इक्वालिटी किस तरह से सेटिस्फाई होगी। अगर हम बी एन को यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन फिर भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो कांस्टेंट्स हैं, ये जो हमारे पास सोल्यूशन है। बी एन ज़ीरो भी कर दें, सिर्फ ये टर्म ख़त्म होगी, ये वाली टर्म तो बच जाएगी ना, सोल्यूशन कुछ ना कुछ बचेगा। इसके अलावा अगर हम इस टर्म को ज़ीरो करते हैं तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो हुई तो इसने पूरी ब्रैकेट को ज़ीरो कर देना है, मतलब सोल्यूशन ट्रिवियल आ जाना है। तो मतलब है कि हम इसे ज़ीरो नहीं रख सकते हैं। तो हम क्या लेट करेंगे जी, हमारे पास बी एन ज़ीरो होगा। सो अगर बी एन ज़ीरो है तो हम इसे सब्सटीट्यूट कर देते हैं दोबारा से इक्वेशन नंबर 10 में, ताकि हमारा सोल्यूशन कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 10 हम इस तरह से लिख पाएंगे जी, इसे इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे लें। ठीक हो गया, अभी दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करना बाकी रहती है जो थी हमारे पास यू ऑफ एक्स ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरफ जहाँ पे टी है वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी इधर टी आएगा, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, कॉस ज़ीरो 1 हो जाएगा। सो इसे डायरेक्ट जैसे आंसर ही लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद। सो यहाँ पे 1 लिख देते हैं जी। अब अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही टर्म आएगी। सही हो गया, u ऑफ एक्स ज़ीरो इक्वल है जी f ऑफ x के, तो यहाँ पे लिख लेते हैं f ऑफ x। अभी हमने कांस्टेंट a n की वैल्यू फाइंड करना है, उसके लिए ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इस्तेमाल करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लें साइन एम पाई एक्स ओवर एल से। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय साइन ऑफ एम पाई एक्स ओवर एल। अब सिंपली
इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम 0 टू l, जो कि गिवन डोमेन है। दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे 0 टू l, ठीक है, और इंटीग्रेशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज जो हमारे पास इस वक्त इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है। इसके अलावा ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हमें बताती है कि अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करें, ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, जब n और m आपस में इक्वल नहीं होंगे तो आंसर आएगा 0, जिसकी वजह से हमारा ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा, an अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, और हमारा अब तक का सबसे सिंप्लीफाइड सोल्यूशन 11 ये 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा जो किसी इंटरेस्ट का नहीं है। सो हम इस केस को स्किप कर देंगे। सो हम लेंगे जी व्हेन m इज इक्वल्स टू n, इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा l/2, और इस इंटीग्रल में भी n रख देंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए an की, सो हम इस l/2 को इस तरफ ले जाएंगे, इसे इक्वेशन नंबर 12 का नाम दे लेते हैं। इक्वेशन नंबर 12 को इक्वेशन नंबर 11 में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाएगा। सो यूजिंग 12 इन 11, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। अपकमिंग लेक्चर्स में हम बिल्कुल थोड़े से चेंजेस के साथ अपनी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करेंगे, जिसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी और इनिशियल वेलोसिटी ये कुछ ना कुछ गिवन होगी। इसके अलावा एक और केस डिस्कस करेंगे जिसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में गिवन होगी और इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन होगी। So stick to the channel and the lectures to learn more and more best of the videos, so you can guys easily cover up all of the questions that gonna appear in the examination.